गाइस दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, अच्छा टॉपिक है जिसकी शुरुआत हम लाइट के पार्टिकल नेचर से करेंगे। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले से हम जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बेंडिंग ऑफ लाइट आप जानते हैं, कलर्स ऑफ लाइट, बहुत सी चीज़ें आपने क्लास 10th में 11th में पढ़ी हैं। इन सभी चीज़ों को दो ऑप्टिक्स मिलके एक्सप्लेन करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जिसमें का एक हिस्सा ये है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें मैं सारी थियरी अच्छे से समझाऊंगा, सारे डेरिवेशंस हम करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का हमारा पहला लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का ये रहा। हमें लाइट के नेचर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है। तो जब हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो क्लास 10th की एक बात याद आती है कि लाइट में डुअल नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रैवल करती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। दोस्तों, शुरुआत से बात करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट ऑप्टिक्स में बना रहे, वेव ऑप्टिक्स में बना रहे। इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी तीन चीजें आप समझते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आइए, सबसे पहले आर डिस्कर्टस ने लाइट का पार्टिकल नेचर डिस्कस किया। पार्टिकल नेचर लाइट का हमेशा स्टार्टिंग में ये याद रखें कि सबसे पहले शुरुआत आर डिस्कर्टस ने की पार्टिकल नेचर की, और उन्हीं के, वो ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस थियरी को आगे बढ़ाया किसने? हमारे एप्पल वाले साइंटिस्ट, ग्रेविटेशन वाले साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट सर न्यूटन ने। इनका दिमाग तो बहुत तेज चला दोस्तों इस बीच ये थियरी बताने के लिए। इस बीच इन्होंने बहुत सारी थियरीज पढ़ाई हमें। इन्होंने क्या कहा कि लाइट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो मासलेस पार्टिकल, इलास्टिक पार्टिकल है जो ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। देखिए दोस्तों, अगर आपकी आंखों पे रोशनी आ रही हो, लाइट आ रही हो, आप आंख ऐसे कर दें तो वो लाइट आपकी आंखों पे नहीं जाती है। इससे क्या साबित होता है कि लाइट में एक पार्टिकल नेचर है, इसलिए कोई इस बात को ना नहीं कर सका। बहुत सारे साइंटिस्ट, और पहले ही न्यूटन की किसी बात को चैलेंज करने के लिए हिम्मत लगती थी उस वक्त, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के चीज़ों को करते थे। न्यूटन, आइंस्टाइन बहुत सोच समझ के काम करते थे। डेयरिंग तो चाहिए, वो डेयरिंग भी आएगी इसी कहानी में। देखते हैं थियरी में इन्होंने क्या प्रपोज किया। ही सेड दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज corpuscles, which are hard, elastic and massless। सो दोस्तों, आगे अपनी थियरी को ये लेकर गए और इन्होंने कहा वो जो रिफ्रैक्शन होती है लाइट में, पहले रिफ्लेक्शन की मैं बात कर लूं कि लाइट किसी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो इन्होंने कहा कि उसका जो इलास्टिक नेचर है, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था, इलास्टिक नेचर है। जैसे बॉल होता है, आप फेंकेंगे तो बॉल टकरा के, प्लास्टिक का बॉल हो या रबर का बॉल हो, टकरा के रिटर्न जाता है, वो उसका इलास्टिक नेचर है। तो उसी इलास्टिक नेचर के वजह से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, मान लिया गया, भाई न्यूटन ने बोला है। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है। तो इन्होंने ऐसा कहा कि मान लीजिए ये वाटर है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि उसकी जो स्पीड है, लाइट के पार्टिकल्स की जो स्पीड है, वो थोड़ी कम हो जाती है डेंसर मीडियम में, राइट। इन्होंने क्या कहा कि जब लाइट के पार्टिकल्स किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट के पार्टिकल्स, ध्यान से सुनिएगा, लाइट के खुद के पार्टिकल्स और उस मीडियम के पार्टिकल्स, क्या कहा मैंने? लाइट के खुद के पार्टिकल्स और उस मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और वो जितना डेंसर पार्टिकल होगा या डेंसर मीडियम होगा, अगर वो डेंसर मीडियम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, खिंचाव बढ़ जाएगा, पुल बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों?
अगर यहां पे ये डेंसर मीडियम है, लाइट इसके अंदर जा रहा है, ये और ज्यादा डेंसर मीडियम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इनके हिसाब से। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो खींचेगा तो स्पीड ऑफ लाइट और तेज हो जाएगी, वो बहुत फास्ट उसके अंदर जाएगा, पुल होगा उसमें। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी और वो फास्ट जाएगी? नहीं। हमने प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। तो यहां भैया न्यूटन पिघल गए हैं, यहां तो ये पिघल गए, पानी पानी हो गए, इनकी गलती सामने आ गई। लेकिन इनके लॉ ने रिफ्लेक्शन के और भी बहुत सारी चीजों को बड़ा क्लियर किया, इसलिए इनका जो पार्टिकल नेचर वाला टॉपिक था इसको हटाया नहीं गया और हाइजेंस ने इसे और अच्छे से रिवाइज किया। ओके, देखते हैं क्या कहते हैं ये। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इट इज द डिफरेंस इन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? लाइट के पार्टिकल्स और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स ऑफ लाइट एंड मीडियम दैट कॉजेज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। उन्होंने कहा डेंसर मीडियम अट्रैक्ट्स लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्ट्स विथ लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स देन रेयरर मीडियम। और क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो तेज खींचेगा तो लाइट एकदम जोर से जाएगी। बट ऐसा तो होता नहीं कि लाइट रेयरर से आए डेंसर में जाए और डेंसर में फास्ट जाए, डेंसर में तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। तो यही कहा गया है, दिस मतलब ये जो स्टेटमेंट था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यहां ये पिघल गए। नेक्स्ट डिफरेंट, उन्होंने ये भी बोला कि लाइट के जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो पार्टिकल की साइज की वजह से होते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि वो वेवलेंथ की वजह से होते हैं। क्लास 11th में रे ऑप्टिक्स में आपने ये सीखा है कि वो वेवलेंथ की वजह से होते हैं, जो कलर डिफरेंट होता है। तो यही है, ये थोड़ी सी थियरी आप लोग लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसी के बाद कंटिन्यू कर रहा हूं हाइजेंस प्रिंसिपल। चलिए दोस्तों, न्यूटन की उस थियरी को कोई चैलेंज कर सके ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर हाइजेंस आए और इन्होंने ये कर दिखाया। इन्होंने कहा कि आप जिस पार्टिकल नेचर की बात करते हैं उसे वेव नेचर करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और वेव नेचर करके इन्होंने कई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, ये सारी चीज़ें बता के अपनी थियरी हाइजेंस प्रिंसिपल को जनरेट किया, और जिसकी मदद से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें जिनसे वेव ऑप्टिक्स बना है, उस थियरी की मदद से सबको पढ़ना आसान हो गया। क्या कहते हैं हाइजेंस? इन्होंने कहा कि आप पार्टिकल नेचर की बात ना करें, आप वेव नेचर की बात करें। लाइट ऑब्वियसली हमेशा ऐसे मीडियम से ही ट्रैवल कर पाती है जो बहुत ही, जिसकी डेंसिटी लो हो। बहुत हाई डेंसिटी में से लाइट आर पार नहीं जा पाता। अगर उसकी डेंसिटी बहुत लो हो, उसमें पार्टिकल्स इलास्टिक हो, समझ रहे हैं आप, उसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो वो हाई हो, जिससे उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, तभी लाइट उसमें से ट्रैवल कर पाता है। और उस मीडियम को उन्होंने ईथर से नाम दिया, ईथर नाम दिया। ये वो ईथर मत समझिएगा जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थियरी लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, नॉट पार्टिकल, वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली, ये जो डाइल्यूट है इसका मतलब आप समझते हैं, वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मटेरियल मीडियम प्रेजेंट एवरीवेयर इन स्पेस। ये मीडियम हर तरफ है, एयर, स्पेस, वाटर्स, ऑयल, हर तरफ है ये मीडियम। समझ रहे हैं आप क्या बोला गया है? डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मटेरियल मीडियम प्रेजेंट एवरीवेयर इन स्पेस, दिस मीडियम इज कॉल्ड ईथर, जो उन्होंने नाम दिया।
उसके बारे में उन्होंने और क्या बताया, मीडियम इज वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक, सो इट्स डेंसिटी कम हो जाएगी, सो इट्स डेंसिटी इज वेरी लो एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी वेरी हाई, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड होगी वो भी हाई होगी, सो दैट स्पीड ऑफ लाइट वुड बी वेरी लार्ज। सो ये जो थियरी है इसमें हम ये समझते हैं कि लाइट जिस भी मीडियम से ट्रैवल कर पा रही है उस हर मीडियम को हाईली इलास्टिक, जिसकी डेंसिटी लो, जिसमें से स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है लाइट की दोस्तों, और वो एक डाइल्यूट मीडियम है जहां से भी लाइट जा पाए, और उस मीडियम को उन्होंने ईथर कह दिया, और जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसको वेव कह दिया पार्टिकल के बजाय। देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लाइट को एज अ वेव, उसकी थोड़ी थियरी समझ लेते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल अगर समझना है, वेव फ्रंट अगर समझना है, वो डायग्राम्स अगर समझना है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि लाइट एक वेव कैसे है। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि आप जानते हो कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। भाई सन और अर्थ के बीच में स्पेस है, लेकिन फिर भी सनलाइट हमारे अर्थ तक आ जाती है। इसका साफ मतलब है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है दोस्तों, कि जब वेव स्ट्रेट ट्रैवल करे और जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक रस्सी है इस प्रकार से और मैं उसको यहाँ पे एक दीवार से बांध दूँ और यहाँ से उसको एक झटका लगाऊं, फोर्स लगाऊं, तो दोस्तों उसके अंदर एक पल्स जो जनरेट होगी वो पल्स इस प्रकार से आगे जाएगी, रस्सी ऐसे ऐसे आगे जाएगी। एक्चुअली वेव आगे जाएगा और पार्टिकल अपने जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा। आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक रस्सी है कहीं बंधी हुई और आपने ऐसे ऐसे की, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, रस्सी का पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है। रस्सी जिस पार्टिकल से बनी है वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहे हैं, और वेव्स जो हैं वो वेव की जो एनर्जी है वो आगे जा रही है वॉल तक। सो ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट होते हैं और वेव सामने जा रही है, ऊपर नीचे सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अभी वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ने में हमें वो काम आएगा, इसलिए मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। सो दिस वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलास्टिक पार्टिकल्स, जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। अब ये कैसे होता है आइए समझते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना दोस्तों, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होगी। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। y और z एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये दोनों y z किसको परपेंडिकुलर है, x को। और x के डायरेक्शन में कौन जा रहा है, वेव जा रहा है। तो याद रखें, जब लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। शब्द पे ध्यान दीजिए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती, और ये दोनों मिलके वेव आगे जा रही है लाइट की x डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को भी परपेंडिकुलर होता है। आइए देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ टाइनी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वो दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ऑफ द वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आखिर ये तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं, समझे आप।
नेक्स्ट देखते हैं, दिस वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। मैंने बता दिया उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में पढ़ा था आपने कि लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तो बेंड हो जाती है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। सो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जैसे अगर मैं इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करता हूं, ओके, ये सेकेंड मीडियम है और मान लो ये वैक्यूम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसका जो रेशो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। अगर c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। याद रखें मीडियम कौन सा था, सेकेंड, मीडियम कौन सा था 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2। आप मीडियम लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2। और यू कैन से मीडियम अगर लेना है तो मीडियम क्या हो सकता है, एयर, वाटर, एनीथिंग, जो आपने पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। ये चीजें एमसीक्यूज में काम आती हैं, तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। हाइगेंस प्रिंसिपल समझने के लिए दोस्तों हमको वेव फ्रंट समझना बहुत ज़रूरी है कि वेव फ्रंट होता क्या है, जिससे हम प्राइमरी वेव फ्रंट बना पाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बना पाएंगे, वेवलेट्स बना पाएंगे, और तब जाके हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल समझ पाएंगे। आइए पहले वेव फ्रंट के बारे में समझते हैं कि इमेजिन करिए कि आप लोगों ने तालाब में या ठहरे हुए पानी में एक पत्थर गिरा दिया ऊपर से। तो पत्थर अगर इस पॉइंट पे गिरता है सेंटर पे, तो यहाँ एक खलबली मच जाती है, और उस खलबली मतलब उस वहाँ एक वेव जनरेट होती है वो, और वो वेव हर डायरेक्शन में जा रही है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो वेव है वो वहां अपने बीच आने वाले पार्टिकल को ऑसिलेट करवा देगी। मतलब वेव के रास्ते में जो पार्टिकल आएगा वो ऑसिलेट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। तो आपने देखा होगा कि रिपल्स, इस तरीके से रिपल्स जनरेट हो जाती हैं, है ना। तालाब में जब आप पत्थर मारते हो ऐसे वेव्स, रिपल्स जनरेट हो जाती हैं। क्या पानी बाहर जाता है? नहीं। अगर पत्थर के गिरने से पानी बाहर चला जाता दोस्तों, तो तालाब ही खाली हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता है, वेव बाहर जा रहा है। पानी में जो पार्टिकल है, पानी का जो पार्टिकल है, वो तो अपने जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, जिसको हम एसएचएम कहते हैं। पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है। आगे कौन जा रहा है? वेव। पार्टिकल बस ऊपर नीचे कर रहा है। ये रस्सी वाला एग्जांपल याद करो, रस्सी आगे नहीं गई, रस्सी का पार्टिकल ऊपर नीचे हुआ, वेव आगे गई, ट्रांसवर्स वेव। बिल्कुल ऐसे ये जो एनर्जी थी, उस एनर्जी ने इसमें एक वेव जनरेट की। वेव की वजह से ये पार्टिकल ऊपर गए सेंटर से इतने दूरी पे, जो ये पार्टिकल है ये कहां गया? ऊपर। उसी वक्त वो वेव इधर भी गई थी, ये भी पार्टिकल ऊपर गया। उसी वक्त ये वेव इधर भी गई थी, ये भी पार्टिकल ऊपर। ऐसे सारे पार्टिकल्स जो उस पॉइंट से उतने ही दूरी पे हैं, जो उस पॉइंट से उतने ही दूरी पे हैं, वो सब उतने ही स्पीड से ऊपर नीचे, उतने ही ऊपर उतने ही नीचे, एम्पलीट्यूड मतलब सेम वेलोसिटी सेम एम्पलीट्यूड, इसे क्या कहते हैं? फेज। इसका मतलब ये 1 2 3 ये जितने भी पार्टिकल्स इस पॉइंट यहां पे इस सर्कल में आपको दिख रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं, और वो पूरे मिला के बनाते हैं एक लोकस। और ये जो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स है, जो वेव की वजह से एक साथ ऊपर उठा था सर्कल में, सब एक साथ ऊपर और फिर एक साथ नीचे, ये लोकस ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। तो वो जो रिपल्स आप देखते हो वो क्या है? वेव फ्रंट। वो किस में है? इन फेज, समझ रहे हैं? और वो उस पॉइंट से उतने ही दूरी पर होंगे। इस तरीके से वेव आगे जाती रहेगी,
वेव आगे जाती रहेगी, देखिए, और वो वेव फ्रंट को क्या होती है, देखिए, परपेंडिकुलर। ये वेव फ्रंट है और ये क्या है, वेव। तो वेव फ्रंट और वेव एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर अब मैं सबसे छोटा वाला वेव फ्रंट लेता हूं, सबसे शुरुआती प्राइमरी वेव फ्रंट, तो उसका रेडियस अगर आप देखेंगे, देखिए, तो ये वेव की डायरेक्शन बताता है। देखिए, इस तरफ ये रेडियस वेव की डायरेक्शन बता रहा है, इस तरफ ये रेडियस, इस तरफ ये रेडियस। तो दोस्तों वेव फ्रंट क्या हुआ, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन फेज। समझ गए? तो आइए देखते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। एक सेकेंड बाद, इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब एक सेकेंड बाद, पत्थर डालते ही एक सेकेंड बाद ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारा पॉइंट सेंटर से उतने ही दूरी पे पहुंच गया और उन्होंने एक सर्कल बनाया, लोकस बनाया, और उसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वेव की डायरेक्शन, वेव फ्रंट की डायरेक्शन से क्या होती है, क्या बताया मैंने आप, ये वेव ऐसे जा रही है और ये वेव फ्रंट की डायरेक्शन है, क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव is perpendicular to the direction of wave front. And the next one is the speed with which a wave front move is called wave speed. जिस स्पीड से एक वेव फ्रंट आगे आगे जाएगा, भाई वेव फ्रंट जनरेट कौन करवा रहा है, वेव। तो वेव फास्ट होगी तो वेव फ्रंट फास्ट जनरेट होगा, है ना। रिपल्स जो बनेगी वो फास्ट बनेगी, फटाफट फटाफट आगे जाएगी। पानी नहीं जा रहा है आगे, पानी तो अपने जगह पे पानी का पार्टिकल मूव हो रहा है, अप एंड डाउन, SHM। आगे क्या जा रहा है, वेव जा रहा है, और वो है वेव की स्पीड। तो वेव फ्रंट की जो स्पीड होगी वही स्पीड होगी वेव की। ये आप पहले लिखेंगे। मैं अभी आपको वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल के बारे में कुछ और अच्छी जानकारियां देने वाला हूं, इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों, अब जब आपने वेव फ्रंट समझ लिया है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो एक ही फेज में है, जो रिपल जैसा जिसे बता रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, वो था वेव फ्रंट। अब अगर मैं लाइट की बात करता हूँ, तो लाइट का एक सोर्स अगर देखें तो वो 3 डायमेंशन में लाइट भेजता है, सभी डायमेंशंस में लाइट भेजता है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि वो सभी x, y और z सभी डायरेक्शंस में भेजेगा, मतलब अगर इनको एक्सटेंड कर दिया जाए और इन सबको जोड़ दिया जाए तो वो एक स्फीयर बनाता है, तो वो एक स्पेरिकल वेव फ्रंट हुआ। अब स्पेरिकल वेव फ्रंट जैसा अभी मैंने आपको बताया था, स्पेरिकल वेव फ्रंट में एक इस तरीके से सेंटर होगा जहाँ से वेव जनरेट हुई होगी, और इस तरीके से स्पीयर्स बनते चले जाएंगे, जिसमें आपको ये वेव की डायरेक्शन होगी जो वेव फ्रंट को क्या होगी, परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब जब ये वेव फ्रंट बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका कोई एक हिस्सा अगर आप ले लेंगे तो वो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। इस बड़े से स्पेरिकल वेव फ्रंट का जब वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाएगा तो उसका अगर आप हिस्सा ले लेंगे तो वो कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा, प्लेनर वेव फ्रंट, या जिसे कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। भाई इस तरीके से अगर आप देखें तो धरती भी स्पेरिकल है, बट जब आप जहाँ कहीं खड़े होते हैं तो वो कैसा लगता है, प्लेन लगता है, वो थोड़ी ना स्पेरिकल लगता है। तो जब स्पेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाता है तो बीच में का कोई भी एक पार्ट अगर आप ले लेते हैं तो वो एक प्लेनर वेव फ्रंट का काम करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कैसे इस तरीके से प्लेनर वेव फ्रंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो वेव होती है वो उसको क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये 2 वेव फ्रंट्स ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको प्लेन वेव फ्रंट में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं वो बताने वाला हूँ। देखिए, एक स्पेरिकल वेव फ्रंट या एक प्लेनर वेव फ्रंट कैसे आप डिफाइन करेंगे। अगर मैं प्लेनर वेव फ्रंट की बात करूं तो एक प्लेन कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है। इस प्लेन में ये प्लेन कई पॉइंट्स से बना होगा और हर पॉइंट को हम सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रंट डायरेक्शन में अगर हम लाइट को भेज रहे हैं तो ये इसके वजह से एक वेव फ्रंट क्रिएट होगा, हेमिस्फीयर। मान लेते हैं यहाँ दूसरा पॉइंट होगा जिसकी वजह से दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट होगा।
मान लेते हैं यहाँ एक तीसरा पॉइंट होगा जिसकी वजह से तीसरा वेव फ्रंट, ऐसे कंटिन्यू बहुत सारे वेव फ्रंट्स दोस्तों क्रिएट होंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं ये एक प्लेन होगा, देखिएगा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं जो बताना चाहता हूँ आपको। और ये जो प्लेन है इसको एक नाम दे देते हैं ए बी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब लाइट जस्ट शुरू हो रही, हम बैकवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड मोशन नहीं कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल इसे समझा नहीं पाया था, बस फॉरवर्ड या फ्रंट डायरेक्शन फ्रंट मोशन को समझा पाया था। जैसा आपने देखा कि पानी में रिपल्स ऐसे सर्कल में आगे बढ़ रहे थे, तो जब हम उसे स्ट्रेट लाइन में आगे देखना चाहें तो हर पार्टिकल अगर अपने आप में एक वेव फ्रंट जनरेट करता है तो शायद इस पार्टिकल की वजह से यहाँ पे वेव जनरेट होगी। दोस्तों यहाँ अगर एक पार्टिकल लिया तो उसकी वजह से यहाँ एक ऐसी वेव जनरेट होगी। इसे थोड़ा सा मुझे बड़ा करना था ताकि मैं समझा पाऊँ आपको। यहाँ वो पार्टिकल लेते हैं तो शायद ऐसी एक वेव फ्रंट हेमिस्फीयर में जनरेट होगी, यहाँ लेते हैं तो शायद ऐसी एक वेव फ्रंट जनरेट होगी, यहाँ लेते हैं तो शायद ऐसा एक हेमिस्फीयर जनरेट होगा, यहाँ लेते हैं तो शायद ऐसा। इनके सभी के टैंजेंट्स पे अगर आप प्रॉपरली बनाएं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये वेव खत्म हो जा रही है और वहां से न्यू वेव जनरेट होगी आफ्टर टाइम t, या आफ्टर टाइम यू कहें कैपिटल T। अब देखिए वो जनरेट कहां से हुई है, हर पहली वेव के बाद, मतलब आखिर ये लाइन से। तो ये लाइन इसके लिए किसका काम कर रही है, टैंजेंट। समझ रहे हैं आप, वही लाइन इससे भी पास हो रही है तो इसके लिए भी टैंजेंट, इसके लिए भी टैंजेंट, इसके लिए भी टैंजेंट, जिसके बीच उसने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया आफ्टर टाइम t। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम स्पीड को ले रहे हैं v और हमने टाइम लिया है कैपिटल T, तो ये हुआ डिस्टेंस अपॉन कैपिटल T, v इंटू कैपिटल T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, v इंटू कैपिटल T। ये भी डिस्टेंस कितनी है, v इंटू कैपिटल, ये पूरे डिस्टेंस v इंटू कैपिटल T होगा क्योंकि ये सब फेज में है, ये एक साथ जनरेट हुए। तो जितना ये वेव ट्रैवल करेगी उतना ये, उतना ये, उतना ये। शायद आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो जो नया प्लेन इन्होंने बनाया कुछ देर बाद वो होगा a डैश b डैश आफ्टर टाइम t। इस वेव फ्रंट को बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। अब हम स्पेरिकल वेव फ्रंट को समझना चाहते हैं। देखिए स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसा होता है। स्पेरिकल वेव फ्रंट को देखिए कैसा होता है। एक स्फीयर अगर इस तरीके से बन रहा है, या मैं थोड़ा अच्छा से और एक डायग्राम बना के बताता हूं आपको। देखिए ध्यान दीजिए कि इस तरीके से कोई सेंटर पॉइंट होगा जिसका ये होगा स्फीयर। ये बना पहला वेव फ्रंट जिसमें से हर एक पॉइंट अपने आप में एक नया वेव जनरेट करेगा। हर पॉइंट, इस वेव फ्रंट पे मौजूद हर पॉइंट एक नया वेव जनरेट करेगा। ये होगा उसका ये, फिर ये, फिर ये। जितना जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ये तो मैंने बस कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं, बस याद रखें कि ये जो पूरा लोकस है ये कई पॉइंट से बना हुआ। ये जो छोटे छोटे वेव्स आपको दिख रहे हैं ये होते हैं वेवलेट्स। क्या होते हैं दोस्तों, वेवलेट्स। ये होते हैं वेवलेट्स। ये जो शुरुआत में ये जो पहली वेव फ्रंट आपको दिखी ये होती है प्राइमरी वेव फ्रंट। दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट, ध्यान रखिएगा, दिस इज प्राइमरी वेव फ्रंट। इस प्राइमरी वेव फ्रंट ने, अगर आप फ्रंट की तरफ देखें, फॉरवर्ड की तरफ देखें, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, ये इतना, ये इतना, ये सब ने उतना ही लगभग डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सेंटर थोड़ा बिगड़ गया है, सब ने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर मैं हर किसी के, देखिए टैंजेंट आप समझते हैं, ये वेवलेट का जो टैंजेंट है ये, फिर इससे जोड़ दूं
मतलब हर किसी के टैंजेंट से अगर मैं जोड़ दूं तो एक नई वेव जनरेट हो गई। पहले थी एक वेव, उससे बनी दूसरी वेव, अब इसमें भी वेवलेट बनेंगे, फिर उससे तीसरी वेव, चौथी वेव, ऐसे बनता जाएगा। तो ये जो दूसरा वेव फ्रंट बना है दोस्तों, ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस हिसाब से ये जो वेव फ्रंट बनता हुआ आप देख पा रहे हैं, दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, ये याद रखें। और ये इस हिसाब से ये जो देख रहे हैं आप, जो इसको टैंजेंट जा रहा है, इट इज, देख लीजिए, ये टैंजेंट के ही डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ते जाता है। इन डायग्राम्स को नोट कर लीजिए। मैं हाइगेंस प्रिंसिपल आपको अब समझाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। सो दोस्तों, हाइगेंस प्रिंसिपल के लिए जो भी मैंने वेव फ्रंट्स आपको बताए हैं, एक बार यहाँ पर देख लिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहले एक सिंगल सी वेव जनरेट हुई थी, जिसको हमने प्राइमरी वेव फ्रंट कहा था, जिसका हर पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। तो हर पॉइंट से एक वेवलेट जनरेट होती है। ये जो मैंने आपको अभी बना के बताया, हर पॉइंट से एक वेवलेट, इनको वेवलेट्स बोला जाता है, मैंने आपको वो भी बता दिया था। और ये सारी वेवलेट्स, ये जो छोटे छोटे वेवलेट्स आपको दिख रहे हैं, अगर इन सब को टैंजेंट बना दोगे तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा, याद रखें। उस बीच ये जो हेमिस्फीयर का रेडियस दिखाई दे रहा है, इतना डिस्टेंस वेव ने ट्रेवल किया, यहां भी उतना डिस्टेंस, यहां भी उतना, यहां भी उतना, यहां भी उतना, ये सब फेज में है, मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड, और उन्होंने सेम वेलोसिटी शो की है। ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम वीटी। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है वो होगा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। समझ गए आप? ये सभी सेम होंगे। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, पहले वेव फ्रंट का हर पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और उसमें क्या जनरेट होगा, वेवलेट्स फॉर्म होंगे। ओके, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वेव्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। ओके, इफ वी ड्रॉ टैंजेंट, अगर हर छोटे छोटे वेवलेट को टैंजेंट ड्रॉ करें टू ईच एंड एवरी सेकेंडरी वेवलेट, इट विल क्रिएट सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर हर छोटे छोटे ये जो वेवलेट्स हैं, इनको हम वेवलेट्स बोल रहे हैं, अगर इनको हम टैंजेंट बना दें तो वो क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर आप सेकेंडरी, ये जो बाद में आपने वेव फ्रंट बनाया, उस पे वेवलेट बनाओ, फिर नया वेव फ्रंट, उस पे वेवलेट बनाओ, नया वेव फ्रंट, उस पे वेवलेट बनाओ, नया वेव फ्रंट। समझ रहे हैं? इस तरीके से वेव आगे जा रही है, पार्टिकल अपने जगह पे ऑसिलेट कर रहा है। ऐसा ही रिपल्स हम वाटर में देखते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये इफेक्टिव फ्रंट डायरेक्शन में होते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इफेक्टिव नहीं होते। पानी में पत्थर गिराने के बाद वेव्स आगे आगे जा रहे हैं, वो सेंटर के तरफ नहीं आ रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है, इट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शंस आर इनइफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं होते। इस बात को ध्यान रखें। ये है हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल। आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 में मैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन चीज़ों को लेकर आऊँगा। नोट कर लीजिए।